नमस्कार, मैं राजकुमारी शर्मा सूरज कुमारी गाड़ोदिया से। आज अपन 12th क्लास की जो राजनीति विज्ञान की जो बुक है शीत युद्ध का दौर, उसमें जो दूसरी वाली बुक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और निर्माण की चुनौतियों में अपन ने 3-4 प्रकार की जो चुनौतियाँ थी वो आगे वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन आगे की जो चुनौतियाँ हैं और राज्यों का जो विलय है, क्योंकि सबको ध्यान में है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने जा रहे थे, लेकिन उस समय बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पर रजवाड़ों का शासन था और इन रजवाड़ों का शासन को समाप्त करके उनको लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए प्रयास जारी थे और इसको लेकर कवायद जारी थी। तो किस प्रकार मिलाए गए, कौन कौन से राज्यों ने रोड़े अटकाए बीच में और उनको किस प्रकार अपने भारत में विलय किया गया, इसको लेकर अपन आगे बात करेंगे। इससे पहले अपना एक टॉपिक दे रखा है महात्मा गांधी की शहादत, यानी कि महात्मा गांधी जो शहीद हुए उसके बारे में दे रखा है। तो महात्मा गांधी की शहादत जो टॉपिक दे रखा है वो एक कोष्टक में दे रखा है, या अपन ये कह सकते हैं एक पेरे में दे रखा है, उसको अपन पढ़ते हैं। देखो, महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी। सबको ध्यान में है कि महात्मा गांधी आज़ादी चाहते थे, लेकिन वो आज़ादी किस प्रकार की हो, अहिंसात्मक हो, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। और उस समय जब कलकत्ता में हिंदू और मुसलमानों को लेकर झगड़े हो रहे थे तो वह वहाँ पर थे और उनके मन को इतनी गहरी चोट लगी कि वह उनको सुलझाने में वहीं पर डेरा डाले हुए थे। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे अपने आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे, वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब उभरे थे। जब भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर पूरे भारत में आंदोलन चलाए, लेकिन ये जो सिद्धांत थे वो भारत की आज़ादी के समय चकनाचूर हो चुके थे और बड़ी हिंसात्मक कार्यवाहियाँ हो रही थी। इसको देखकर महात्मा गांधी बड़े दुखी हुए और ये उनको ऐसा लगा कि जो ये सिद्धांत मैंने लागू किए वो उनको एक सूत्र में पिरोने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। इसको देखकर वह बड़े दुखी हुए। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें, है ना। उन्होंने अपील की, हिंदुओं से भी अपील की और मुसलमानों से भी अपील की कि वह हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी जी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी जी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक कामयाब नहीं रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। गांधी जी ने लोगों से अपील की, लेकिन लोगों में ये जो स्थिति थी काफ़ी लंबे समय तक नहीं चली और फिर वापस हिंसा होने लगी। इसको देखकर गांधी जी उपवास पर बैठे। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में ही बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से नाखुश थे। इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। ये उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने पर राजी हो गई। महात्मा गांधी ने इस प्रकार का ध्येय रखा और लोग भी मान गए और सरकार भी मान गई। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं थी, है ना। कहीं बहुत सारे खुश भी होते लेकिन बहुत सारे नाराज़ भी होते। तो गांधी जी से सभी खुश नहीं थे, कुछ नाराज़ लोग भी थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मंड रहे थे। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला ले अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था, वे गांधी जी को खास तौर पर नापसंद करते थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। जो हिंदू थे, कई लोग जो अतिवादी थे, वो गांधी जी के इन कामों को पसंद नहीं कर रहे थे। वो उनका मानना था
कि जिस प्रकार पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बना उसी प्रकार भारत भी एक मुस्लिम राष्ट्र बने। और इसको उनको ऐसा लग रहा था कि जो महात्मा गांधी काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए काम करें, इसलिए वो नाराज थे। गांधी जी मानते थे कि ये लोग गुमराह हैं। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास था कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की गई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके अडिग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज थे कि उन्होंने कई दफ़े गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उसकी तरफ चलता हुआ नज़दीक पहुंच गया। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को तत्क्षण मार दिया। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित कर एक आत्मा का देवास हुआ। इस प्रकार जो नाथूराम गोडसे था उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, 3 गोलियां उन पर दागी और महात्मा गांधी तुरंत वहीं पर देहावसान हो गया उनका। तो गांधी जी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर मानो जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गए। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों की मुस्कें कस दी, यानी कि उनको बांध दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ दिनों तक प्रतिबंध कर दिया गया। सांप्रदायिक राजनीति का जोर लोगों में घटने लगा। तो इस प्रकार जो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई या उनको मार दिया गया, उसके बाद में सांप्रदायिक जो समस्या थी वो कुछ दिनों तक रुक गई। अब आता है आगे वाला टॉपिक जो अपन रजवाड़ों का विलय पढ़ते हैं। और अपने इससे पहले सारा पढ़ चुका था जो समस्याएं थी सामने। अब रजवाड़ों का जो विलय है वो किस प्रकार एक समस्या बना हुआ था। ठीक है, तो सबको ध्यान में है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे और वहाँ पर राजशाही शासन या जो रजवाड़े शासन कर रहे थे वो उसी को ही स्थापित करना चाहते थे। भारत के देश में वो अपने आप को मिलाना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार की बहुत बड़ी समस्या हुई। जैसे हैदराबाद था तो हैदराबाद भारत के केंद्र में होते हुए भारत में नहीं मिलना चाहता था और पाकिस्तान में नहीं चाहता था कि हैदराबाद मिले। इसी प्रकार गुजरात की समस्या थी, इसी प्रकार मणिपुर की समस्या थी। तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो ये चाहते थे कि वो भारत में नहीं मिले और अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करे। इस तरह की समस्या थी। तो इसको लेकर सरकार के बीच में बड़ी समस्या थी और जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके प्रयासों से ये जो समस्या थी उसका हल हुआ। देखो, ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़े कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के कई तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे, परंतु 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा थी। अब समस्या क्या थी? देखो, आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब ये था कि सभी रजवाड़ों की संख्या उस समय 565 थी, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नज़रिया ये था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। ये फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने ये शर्त रख दी, यानी कि रजवाड़े चाहे तो भारत में शामिल हो सकते थे या पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे या अपने आप को स्वतंत्र रख सकते। ये जो तीसरी बात कही ना कि अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं, इसको लेकर समस्या पैदा हुई और रजवाड़े अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। सबको ध्यान में था कि इस प्रकार की समस्याएं सामने आएगी। अब देखो, अपने एक सामने मानचित्र दे रखा है भारत विभाजन से पहले और बाद में।
तो पहले विभाजन से पहले का जो भारत है वो देखो किस प्रकार है। इसमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया विभाजन के बाद में। इसमें पश्चिमी पाकिस्तान भी शामिल है, जो वर्तमान का पाकिस्तान है। तो इस प्रकार भारत इतना, सिंध प्रांत भी दे रखा है। तो इतना बड़ा भारत, जब विभाजन होने से पहले इतना बड़ा भारत था, और जैसे ही विभाजन हुआ उसके बाद में भारत की जो स्थिति थी वो बदल गई। अब देखो समस्या क्या थी। समस्या ने जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निजाम तो पहले जो राजा था वो किसने घोषणा की? त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। अगले दिन ही हैदराबाद के निजाम ने ऐसी ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से ये बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बंट जाने वाला है। तो ये तय हो गया था कि अगर रजवाड़े अपने आप को स्वतंत्र रखते हैं तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे और भारत कई छोटे छोटे देशों में बंट जाएगा। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। आज़ादी का जो लक्ष्य था वो ये था कि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया जाए और लोगों में लोकतंत्र स्थापित हो। तो ये अगर ऐसी स्थिति थी तो लोकतंत्र कायम करना सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही थी। तो इसे देखते हुए ये स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासन अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। अब अपन बात करते हैं, एक और टॉपिक दे रखा है। देखो इस भारत के इतिहास के इसमें एक कॉलम दे रखा। देखो एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं, साथ मिलकर चलें तो देश के हम मानवता की नई बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं से घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह समझेगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्वसामान्य की भलाई के साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, घेर लेगी और बर्बादी की ओर ले जाएगी। तो अगर अपन साथ में नहीं है, जहाँ लोकतंत्र स्थापित है तो सबको साथ में लेने चलने की बात होती है। तो इस प्रकार देखो भारत सरकार का नज़रिया क्या था उस समय। तो छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। यानी कि जो मुस्लिम लीग थी वह सरकार के विरोध में खड़ी थी और वह चाहती थी कि रजवाड़ों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और वो अपनी मर्जी से जिसमें शामिल होना चाहे हो जाए या स्वतंत्र हो। लेकिन सरदार पटेल ने यहाँ अहम भूमिका निभाते हुए बहुत सारे जो अपने यहाँ रजवाड़े थे उनको ये मनाने में सफलता हासिल कर ली कि वो भारत में शामिल हो जाएंगे और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज ये आसान जान पड़ता है, लेकिन अपने आप में ये बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे रजवाड़े थे, सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। यानी कि इतने लोगों को एक साथ लाना ये अपने आप में बड़ा काम था। ये तो 2 राज्यों की बात करते हैं, तो भारत तो इतना बड़ा क्षेत्र था और इसमें बहुत सारे रजवाड़े थे। इन रजवाड़ों को मनाना और इसमें शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी सरदार पटेल के लिए। तो देसी रजवाड़ों की इस चर्चा में 3 बातें सामने आती है। पहली बात तो यह है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह थी कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार के विभिन्नताओं को सम्मान देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए ये रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों
के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी, यानी कि किन किन राज्यों को कितना बांटा जाए, कितना क्षेत्र दिया जाए। और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे बड़ा अहम होता था। तो इस प्रकार क्षेत्रीय एकता कायम रखना सबसे बड़ी समस्या थी उस समय। तो शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े विभिन्न सीमाएं, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 के से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम आगे हैदराबाद और इनके विलय के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि किस प्रकार बहुत सारी किताबों में आया हुआ है। ठीक है, तो कश्मीर का जो विलय हुआ था उसमें सबको ध्यान में है कि उस समय हरि सिंह वहाँ का शासक था और हिंदू शासक था। और वहाँ पर जब अंग्रेज जो भारतीय जो थे, क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तानियों ने वहाँ पर कबायली हमला करवाया। उसके बाद में वहाँ के शासक को ये समझ में आ गया कि अब जो है भारत की सहायता लेनी पड़ेगी, और तब उन्होंने भारत की सहायता के द्वारा कश्मीर को आज़ाद कराया। और आज़ाद कराने के बाद में कश्मीर भारत में शामिल हो गया। अब आता है, अपन पढ़ते हैं हैदराबाद। जम्मू कश्मीर में ये समस्या थी कि वहाँ का जो शासक था वो तो हिंदू था और जनता जो थी वो मुस्लिम थी। और काफ़ी पहले तो उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए विलय पर, लेकिन कबायली का हमला हुआ और वो संभाल नहीं पाए। तब हरि सिंह ने भारतीय सरकार से कहा कि मैं शामिल होना चाहता हूँ, और उस समय हुए, और इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। अब अपन बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में निज़ाम का शासन था। देखो, हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। ये रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा मिले। निज़ाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। ये समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत जारी रखी। हैदराबाद, देखो, इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई। महिलाओं की बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुस्लिमों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। सन 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाइयाँ चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो इस प्रकार हैदराबाद इतनी समस्याओं के बावजूद फिर भारत में शामिल हुआ। अब आते हैं अपन मणिपुर पे। मणिपुर भी उस समय अपने आप को भारत में शामिल नहीं करना चाहता था। तो आज़ादी के चंद रोज़ पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जमानत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया। इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ।
मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा रहा है। और इस प्रकार देखो, ये कार्टून दे रखा है। ये कार्टून रजवाड़ों की जनता और वहाँ के शासकों के आपसी संबंधों पर टिप्पणी करता है। पटेल रजवाड़ों की समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहते थे उसकी एक झलक इस कार्टून में देखी जा सकती है। ये कार्टून के माध्यम से जो सरदार पटेल थे उनके प्रयासों को दिखाने का प्रयास किया गया। अब आते हैं राज्यों का पुनर्गठन। क्योंकि ये एक आवश्यकता थी। अगर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए तो भारत को एकता के सूत्र में बांधना बड़ा कठिन था। तो ये एक टॉपिक है अपना, राज्यों का पुनर्गठन। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। ये महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। अब राज्यों को पुनर्गठन की, यानी कि उनकी सीमाएं तय करना था कि कौन सा राज्य कितने क्षेत्रफल का होगा। इसमें भाषाओं को भी ध्यान में रखना था ताकि भाषाई आधार पर किसी तरह का विवाद नहीं हो। ये एक बड़ी समस्या थी आज़ाद भारत के सामने। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। या ब्रिटिश सरकार के जितने क्षेत्र को जीत लिया उतना ही क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। तो उस समय कोई सीमा रेखाएं नहीं थी। जितना जीत लिया जाता था उतना क्षेत्र वो अलग एक राज्य के रूप में सामने आता था। तो हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इसमें अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्य के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मामला भी हल नहीं हुआ था। बंटवारे की यादें अभी ताज़ा थी, तो इसको लेकर उन्होंने कुछ धीरज रखा और फिर केंद्रीय नेतृत्व ने इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी थे। विशाल आंध्र आंदोलन, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन था, ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार ने हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। केंद्र सरकार ना तो हाँ कहने की स्थिति में थी, ना कहने की स्थिति में थी और आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्री रामलू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। तो यह समस्या देखते हुए उन्होंने अलग राज्य बना दिया। अब देखो, आज़ादी के बाद पहले अपन ने आज़ादी से पहले जो भारत देखा था
वो इस प्रकार नहीं था। उसमें ये बांग्लादेश भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था। अब जो आज़ादी के बाद जब पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद में ये भारत की स्थिति थी। भारत का मानचित्र इस प्रकार सामने आया। अब देखिए अपन बात करते हैं, भाषाई आधार पर अपन राज्य पढ़ रहे थे। तो आंध्र के गठन के साथ ही देश में दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। संघर्षों के बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इससे अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें अपने को एक फोटो दे रखी है पोट्टी श्रीरामुलु, जो आंध्र प्रदेश में आंदोलन के दौरान खत्म हुए थे। ठीक है, तो आज़ादी के बाद के देखो आगे वाला अपन टोपे के कार्टून दे रखा है इसमें। तो आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता ये थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाव की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव पड़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हम इलाके में क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाव के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। अब जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने भी ये माना। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक हो गए। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रगति को बुनियादी रूप में बदला। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं बाकियों के लिए भी खुल चुका था। भाषावार पुनर्गठन ने राज्यों को सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका थी कि विपरीत इससे देश नहीं टूटा। इसके बहुत लोगों की आशंका थी कि इससे देश के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और देश एकता के सूत्र में बंधता चला गया। इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतांत्रिक को अपनाया तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर ही नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। और भारत में लोकतांत्रिक होने का एक वृहद अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ है विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। साथ ही ये मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धति की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। अब नए राज्यों का निर्माण, एक अपने को कॉलम दे रखा है, इसमें दे रखा है देखो, भाषावार राज्यों को पुनर्गठन करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ ये नहीं था कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्यों में तब्दील हो गए। एक प्रयोग द्विभाषी राज्य बंबई के रूप में किया गया जिसमें गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। एक जन आंदोलन के बाद सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। पंजाब में हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय थे। पंजाबी भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं मानी गई। 10 साल बाद यानी 1966 में पंजाबी भाषी इलाकों को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और वृद्धर पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नाम से राज्य बनाए गए। 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन का दायरा बढ़ा। पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ। असम
से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, जबकि नागालैंड इससे कहीं पहले यानी 1963 में ही राज्य बन गया था। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा को आधार बनाया गया हो ऐसी बात नहीं। बाद के वर्षों में अनेक उपक्षेत्रों ने अलग क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की। ऐसे 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में बने। राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने के ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया रुक गई है, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसा चल रहा है। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीचे एक कार्टून दे रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अपने देश के मुकाबले 1/4 है, लेकिन वहाँ 50 राज्य हैं। भारत में 100 से भी ज़्यादा राज्य क्यों नहीं हो सकते? यानी कि ऐसा चल रहा है कि क्यों नहीं हो सकते जब अमेरिका जैसे देश में 50 राज्य हैं। ये चैप्टर पूरा हो गया अपना, और राज्यों के पुनर्गठन और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जितनी थी वो अपन ने पढ़ ली। अब आगे वाले वीडियो में अपन अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके मैं नोट्स भेज दूंगी आप लोगों को, तो आप लोग अपने बुक में इसको कर लेना, ठीक है। नोटबुक में नोट्स को उतारना, और जो प्रश्न जितने भी बनते हैं उनको भी ध्यान रखना, छोटे प्रश्न भी और बड़े प्रश्न भी नोट्स के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।